दोस्तों यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करने को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है UF6 का। ये UF6 क्या है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड 6 इसका नाम है। अब एक्चुअली में क्या है, जैसे न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान के अंदर, उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका है। जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय अटैक होना शुरू हो चुका है, और वहां पर एक न्यूक्लियर साइट ऐसी है, अगर उसको तबाह किया गया तो ये मान के चलना कि पूरे के पूरे ईरान के अंदर न्यूक्लियर जो रेडिएशंस हैं वो बिखर जाएंगी। लेकिन जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक तो ये है कि ईरान के अंदर अगर जो कुछ भी चल रहा है उसके डिस्टरबेंस को लेकर इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या है कि ईरान के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियर साइट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करूंगा फॉर्दो की, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं। स्टार मार्क इसलिए कर देता हूं क्योंकि अभी ईरान के पास में टोटल 188 ग्राम यूरेनियम है। यूरेनियम जानते हैं आप लोग? यूरेनियम पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लगातार रेडिएशंस को रिलीज करता है। वो रेडिएशन को रिलीज करने के साथ साथ में एनर्जी को भी रिलीज करता है, लेकिन वो एनर्जी को तब रिलीज करेगा जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स का अटैक होगा। तो न्यूट्रॉन्स का अटैक जब यूरेनियम के ऊपर होता है तब वो एनर्जी को रिलीज करता है और रेडिएशंस को रिलीज करता है। तो जब वो रेडिएशंस को रिलीज करता है तो इसका मतलब ये है कि 188 ग्राम जो ईरान के पास में यूरेनियम है वो उसको और एनरिच कर रहा है। अब ये एनरिच करना क्या होता है, देखिए यहां पर फॉर्दो के नीचे लिखा हुआ है एनरिचमेंट फैसिलिटी। यूरेनियम जो होता है, अगर आपको उसको वेपन्स के अंदर यूज करना है और वेपन्स के अंदर यूज करते हुए तबाही करनी है, तो फिर आपको यूरेनियम को और पावरफुल बनाना पड़ेगा। पावरफुल जानते हैं आप लोग कैसे पावरफुल होता है? आप देखिए, जब आप लोग पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला ये आपसे पूछता है कि पेट्रोल पंप सिंपल डालना है, मतलब सादा डालना है, या फिर आपको पावर वाला डालना है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्यूटेन्स नंबर के अंदर डिफरेंस है। अगर आप लोग सिंपल वाला चलाएंगे तो उससे अलग एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पावर अगर पेट्रोल लेंगे तो उससे अलग एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जो प्लेन्स के अंदर फ्यूल काम में आता है उसकी अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो एक्चुअली में क्या है कि उस पेट्रोल को धीरे धीरे एनरिच किया गया है। मतलब कि यूरेनियम है, उसमें से इतना यूरेनियम छांट लो कि बिल्कुल प्योर यूरेनियम आ जाए, उसको हम लोग एनरिचमेंट कहते हैं। और ऐसा यूरेनियम छांट कर ईरान ने 188 ग्राम यूरेनियम को क्या कर लिया है? इकट्ठा कर लिया है। अब आपको लगेगा कि यार ये 200 ग्राम जो यूरेनियम है उससे क्या ही कर लेगा ईरान। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अगर 188 ग्राम यूरेनियम का यूज होता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स 4 बन सकते हैं, इससे भी ज्यादा बनाए जा सकते हैं अगर उनके पास में टेक्नोलॉजी हो। तो अगर ईरान ने 4 न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराए इजराइल के ऊपर तो इजराइल पूरी तरीके से खत्म है। अब ईरान को ये डर लग रहा है। तो ये फॉर्दो जो है ये एक्चुअली में ऐसी साइट है जहां पर क्या हो रहा है? एनरिचमेंट फैसिलिटी हो रहा है। तो अमेरिका भी इसको उड़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ही वो अकेला देश है जो इसको उड़ा सकता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये जमीन से लगभग 200 मीटर नीचे है, 200 मीटर जो है वो नीचे है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग 60 मीटर से शुरू होता है और 200 मीटर डाउनफॉल की तरफ जाता है। इतना पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। जैसे फॉर्डो के अंदर है वैसे ही नातांज के अंदर भी है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जमीन से नीचे है। अब यहां पर इजराइल जो है इतना नीचे अटैक नहीं कर सकता है। और कौन अटैक कर सकता है? ये अटैक कर सकता है। कौन? ये अटैक कर सकता है B2 बॉम्बर। मैं आपको लास्ट में बड़ा स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहना। मैं आप लोगों को जबरदस्त की नॉलेज देने वाला हूं कि क्यों इसको बनाया गया और क्या इसकी ताकत है, क्या इसका पावर है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार इंडिया जो है वो कैसे इस चीज को बैलेंस करेगा। ये सब कुछ चल रहा है, इंडिया इस चीज को कैसे बैलेंस करेगा। हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिकली कैसे बैलेंस होना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकली कैसे बैलेंस होना पड़ेगा, हम अपने ट्रेड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल जो होता है, बेंट ऑयल, उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं 80%, 80% तक हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, केवल 20% हम लोग इंडिया के अंदर ही उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब सबसे पहले बात है कि हम लोग इकोनॉमिक्स जो है यानी कि इकोनॉमी, उसको कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ये आप लोग को पता है। सबसे ज्यादा हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं रशिया से। तो रशिया तो हमारा मित्र है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से हम लोग को दिक्कत जो है वो आ सकती है। अब दिक्कत कैसे आएगी? जो ऑयल हम लोग अभी खरीद रहे हैं, प्रति बैरल, एक बैरल के अंदर 159 लीटर ऑयल होता है। तो एक बैरल की अगर हम लोग प्राइस को देखें तो इन बिटवीन वॉर इसकी कीमत $10 जो है वो बढ़ सकती है प्रति बैरल। तो अगर हर बैरल पे हमने $10 जो है वो ज्यादा कीमत अदा की तो लगभग 1000 रुपए हम लोग
एक ही बैरल के ऊपर कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो कोई 10 बैरल ऐसे तो खरीदते नहीं है। हम लोग जब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा, यानी कि थाउजेंड्स के अंदर वो जाता है। तो टोटल जो बिलिंग होती है इसकी वो होती है $1 बिलियन। मतलब मैं आपको बता रहा हूं मोटा मोटी कि $1 बिलियन जो है उसमें इजाफा हो सकता है। अगर हमने केवल $10 प्रति बैरल अगर पे किया तो हमारे बिलिंग के अंदर $1 बिलियन का इजाफा हो सकता है, कि जो कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है और इकोनॉमिकली काफी नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरी बात कि हम लोग गल्फ कंट्रीज से जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं मेनली वो हमारे पास में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया ही नहीं बाकी तमाम देश जो है वो यहीं से इंपोर्ट करते हैं। अब हम लोग इस मैप के अंदर देखेंगे तो ईरान जो है वो यहां पर है, ईरान यहां पर है, यूएई की बॉर्डर यहां पर लगती है, ठीक है। यहां पर कतर भी स्थित है, ओमान भी है, पर्शियन गल्फ भी यहां पर है। तो यहां से मैक्सिमम क्या होता है, इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट की कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। यहां से जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट का कंडीशन बहुत कम है, मेनली एक्सपोर्ट की कंडीशंस यहां पे और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बात यह है कि अगर यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है और इस हार्मुज वाटर स्ट्रेट को क्लोज कर दिया जाता है, बंद करने पर 40 to 50% तक ऑयल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि ऑयल की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा। दूसरी बात, जिस टाइम लिमिट के अंदर यहां से वो जो ऑयल है इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस टाइम लिमिट के अंदर 15 से 20 दिन का डिले भी हो सकता है, जो कि किसी भी कंट्रीज के लिए असहनीय है। मतलब बहुत ज्यादा डिले ये हो गया तो ऑयल जो है वो 15 से 20 दिन डिले पर वो पहुंचेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहां पर लागू होने से तो इंडिया के ऊपर पहली बात तो ये है कि $1 बिलियन का ज्यादा हमको बिलिंग करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां से जो ट्रेड था उसके प्राइस के अंदर 40 to 50% इजाफा हो जाएगा। साथ ही के अंदर डिले जो होगा उसका भी हमको सामना करना पड़ेगा। तो इंडिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन खास बात है कि हम लोग कहां से, रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ट्रेड बैलेंस जो है वो हम लोग रशिया के साथ में कर सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर इसको बंद भी करते हैं तो इंडिया को थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब ईरान जो है वो आखिरकार हमसे पहले नाराज क्यों था? एक्चुअली में क्या था कि 2005 के अंदर यूएन में वोटिंग करवाई गई थी। यूएन के अंदर वोटिंग करवाई गई थी कि आखिरकार ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है यहां पर IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो यहां पर निरीक्षण करे और ये देखे कि क्या वाकई में ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर वोटिंग हुई यूएन के अंदर। उस वोटिंग के अंदर इंडिया ने क्या किया, इसके अगेंस्ट के अंदर वोट डाल दिया। तेहरान के अगेंस्ट के अंदर वोट डाला। इससे ईरान काफी नाराज हुआ। ईरान को यह लगने लगा कि भारत जो है वो किसके साथ में नहीं है, ईरान के साथ में नहीं है। तो 2005 की जो नाराजगी थी वो हमने अब दूर कर दी। क्यों? क्योंकि अब 2024 और 25 के अंदर 2024 और 25 के अंदर जो वोटिंग हुई थी उसमें हम लोग एब्सेंट रहे, हम लोगों ने किनारा कर लिया। और खास बात है कि मोदी जी ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक मैसेज दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ना तो हम लोग ईरान के साथ में है ना इजराइल के साथ में है। उस वोटिंग से ही हम लोग एब्सेंट रहे। इस बात से ईरान ने यह कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना जो स्टैंड था वो क्लियर किया कि हम लोग इस युद्ध के ही खिलाफ है, हम लोग ना तो ईरान की तरफ और ना इजराइल की तरफ। इस बात का स्वागत, वेलकम जो है वो ईरान के द्वारा किया गया और हमने अपनी डिप्लोमेसी के अंदर चेंज किया। तो अब पीएम मोदी जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग यहां से डीएस्केलेट करना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन सिंधु जो है वो हमने चलाया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय जो है वो भारत के अंदर लाए जा रहे हैं। ईरान ने कहा कि अच्छी बात है कि आप लैंड जो बॉर्डर है वहां से क्या कर सकते हैं, डीएस्केलेट कर सकते हैं। साथ ही में इंडिया ने अपने डिसीजंस को भी डीएस्केलेट किया कि हम लोग ईरान के साथ में नहीं हैं। पहले तो अगेंस्ट में थे, अब हम लोग उसके साथ में नहीं हैं। तो ईरान को यह लगने लगा कि यार इस बार जो है यूएन के अंदर भारत ने हमारे खिलाफ वोटिंग नहीं की तो कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस तो है। व्यापार का एक उसूल होता है, जब भी कोई व्यापारी व्यापार करता है तो वो लगभग 1 साल तक तो ये समझता है, 2 साल तक, कि व्यापार के अंदर घाटा नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको भी वो फायदा मानता है, वो प्रॉफिट ही मानता है। तो बेसिकली यही बात है कि इंडिया ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया, तो यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए ईरान हमारी तरफ में इन्फ्लुएंस हुआ। अब बात यह है कि जो फोर्डो साइट मैंने आप लोग को बताई थी, फोर्डो जो साइट बताई थी वो लगभग आप ये मांग चलिए तो 100 से 200 मीटर जमीन के नीचे है।
उसको डिस्ट्रॉय केवल और केवल एक बॉम्बर कर सकता है, और वो है B2 बॉम्बर। B2 बॉम्बर बिफोर 1989 से पहले B2 बॉम्बर जैसा अमेरिका के पास में एक प्लेन था जिसका नाम था लॉकहीड। वो लॉकहीड, जैसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, उसी ने उसको बनाया था। तो यूएसए को बड़ा गुमान था कि यार हमारा जो ये लॉकहीड एयरक्राफ्ट है, इसको हम लोग किसी भी देश के ऊपर जो है वो बॉम्ब छोड़ सकते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम मतलब ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा। तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर उस विमान को छोड़ दिया कि ठीक है वहां पर बॉम्ब गिराना है। लेकिन अमेरिका को यह लगता था कि अगर वो इतना ऊपर उड़ रहा है, मतलब 18,000 फीट ऊपर उड़ रहा है, तो उस समय कोई भी रशिया की मिसाइल जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन रशिया एक कदम और आगे था। रशिया के पास में S-75 एक मिसाइल थी। उस मिसाइल को रशिया ने छोड़ा और उस लॉकहीड जो उस समय विमान था उसको उड़ा दिया। अमेरिका ने यह कहा कि वो तो हमारा विमान नहीं था, वो तो केवल एक यूएन के द्वारा सर्विलांस के लिए एक विमान आया था जिसको आपने उड़ाया, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन बाद में वो पायलट कैप्चर किया गया जो कि उस विमान के अंदर सवार था, एयरक्राफ्ट के अंदर। और फिर रशिया ने कहा कि देखो ये व्यक्ति जो था, ये पायलट उसको उड़ा रहा था और हमने इसको पकड़ लिया है। उस बात से अमेरिका की बहुत जो है वो मिट्टी हुई थी। अब उसके बाद में अमेरिका ने डिसाइड किया 1999 के अंदर कि हम लोग एक ऐसा विमान बनाएंगे, एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि रडार के पकड़ में ही ना आए। ठीक है, अब 1999 के अंदर इसको बना दिया गया, लेकिन 1997 तक अमेरिका ने इसको छिपा कर रखा, किसी के सामने नहीं लेकर आया। और सबसे पहला इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर भी किया गया था। अब ये जो B2 बॉम्बर है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि बॉम्ब बरसाने के लिए है। खास बात इसकी ये है कि आप इसके अंदर कोई भी इसकी टेल नहीं देख रहे हैं, पूंछ जो है वो आपको नजर नहीं आ रही, यहां से गायब है, एब्सेंट है। अब क्या होता है कि यहां पर जो भी मेटेलिक कंपोनेंट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर, उसको रडार इजीली पकड़ लेता है, क्योंकि रडार जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उससे जो वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स टकराकर वापस रडार के पास में जाती हैं, जिससे रडार को यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास में जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी टेल होती है, ठीक है, ऊपर एक प्लेट और लगी रहती है, वो प्लेट आपने देखी होगी, और वही प्लेट जो है वो पकड़ में आती है रडार के। अब इन्होंने क्या किया, इसका पिछवाड़ा जो है वो यहीं से गायब कर दिया, पीछे वाला हिस्सा ही छोड़ दिया। अब ये पूरी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये है इसकी 52 मीटर। इसके जो डिजाइन है वो इस तरीके से है कि अगर रडार ने कोई भी मैसेज यहां पर भेजना चाहा, कोई भी अगर वेव्स यहां पर भेजी, तो वो इससे टकराएंगे तो सही, लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में चली जाएंगी, वापस से यहां पर लौट के नहीं आएंगी। और वापस से लौट के नहीं आएंगी तो फिर इसको पता ही नहीं लगेगा कि यहां पर कोई विमान जो है वो उड़ रहा है। अब एक्चुअली में कुछ जो वेव्स है वो वापस लौट के तो आती हैं, कुछ एक लौट के आती हैं। तो ये जो प्लेन आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग अगर राफेल से इसकी तुलना करें तो ये राफेल से 10 गुना बड़ा हो गया, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये ऐसा लगेगा जैसे कोई मक्खी आसमान के अंदर उड़ रही है, बस इतना ही पता लगता है। और उससे उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। एक्चुअली में ये क्या करता है, खुद भी वेव्स छोड़ता है, अलग अलग तरह की वेव्स छोड़ता है। तो जो रडार है, दुश्मन देश का रडार है, उसको ये लगता है कि यार बहुत सारे प्लेन एक साथ उड़ रहे हैं और अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो ये क्या करता है, उनकी लोकेशन को चेंज कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई हवा के अंदर एयरक्राफ्ट है, उससे जो निकलने वाला जो धुआं है, जो एनर्जी, जो आग उससे निकलती है, उसको भी थर्मल डिटेक्टर की मदद से ये पता कर सकते हैं कि आखिरकार ये प्लेन जो है वो कहां पर उड़ रहा है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें जो इंजन है वो इसके अंदर ही है, बाहर दिखते ही नहीं है। और साथ ही में इंजन से जो भी एमिशंस निकल रही हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो एनर्जी है, ताकि थर्मल जो डिटेक्टर है, थर्मल डिटेक्टर वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। और उसको कब पकड़ में नहीं आ पाएगा, जब ये जो है वो अपने आप से एनर्जी को रिलीज ना करे। तो इसमें कैसे सिस्टम है, इसमें जो 2 इंजन लगे हुए हैं, उन दोनों इंजनों से जो भी एनर्जी निकलती है उसको एयर कूलिंग की मदद से पहले ठंडा किया जाता है और फिर बाद में हवा में छोड़ा जाता है। इसलिए कोई भी थर्मल डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम करता है। लेकिन अब बात यह है कि जो ईरान के अंदर फॉर्दो जो साइट है, वहां पर कौन अटैक कर सकता है, वहां पर ये जो प्लेन है वो अटैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक कैपेसिटी है, इसके पास में एक कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी स्पेशल मिसाइल्स होती हैं। वो कौन सी मिसाइल है? वो ये वाली मिसाइल है। ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो कि केवल अमेरिका के पास में है, और अगर इसको आसमान से छोड़ा जाए तो इसका जो वजन है वो है 14,000 केजी। 14,000 केजी इसका वजन है। और सामने जो इसके डिटोनेटर लगा हुआ है, मतलब जहां से जाके टकराएगा,
तो जमीन में इतना वजन लेकर जब ये टकराएगा तो जमीन के अंदर जो है होल कर देता है, और होल करने के बाद वहां पर अगर ब्लास्ट हो जाता है, आप लोग इसके अंदर देखेंगे इसका नाम है BLU। तो BLU जैसे ही जमीन के ऊपर टकराएगा तो वो क्या करेगा, जमीन के अंदर तक लगभग ये मान के चलिए कि 60 से 70 मीटर तक अंदर छेद कर देगा, होल कर देगा, जिससे अंदर जाकर फिर ये फटता है और फोर्डो जो साइट है, नतांज जो साइट है ईरान के अंदर, वहां पर पूरी तरीके से ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको B2 बॉम्बर के बारे में बताया है। समझ में आया कुछ? तो ये जो B2 बॉम्बर है वो बड़ा जबरदस्त है अमेरिका के पास में, और आज ईरान केवल इसी से डर रहा है, नहीं तो ईरान के डरने का कोई भी कारण नहीं है। भारत अपने आप को बैलेंस करेगा, कोई बात नहीं, हमारा केवल ऑयल इंपोर्ट जो है वहीं से हमको थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा, लेकिन हम लोग रशिया से उसकी खाना पूर्ति जो है वो कर सकते हैं। तो भारत को इतना कोई खासा नुकसान नहीं होने वाला है। बस भारत को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हुए ईरान को बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर गल्फ कंट्री जो है इनको बैलेंस करना पड़ेगा, इतनी सी बात है, और ये बहुत आसानी से भारत कर सकता है। दोस्तों हमारा ये जो 175 डेज का हार्ड चैलेंज है बड़ा जबरदस्त है। इसमें 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज दोनों हमने कवर किया है, ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकले। काफी कम प्राइस है, ऑफर प्राइस है, आप लोग उसको जरूर अवेल कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।